औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, गुलबर्ग और वेग ने 1869 में ये लॉ पेश किया। गिल्डबर्ग और वेग जो है वो दो कीमियादान थे। उन्होंने 1869 में ये लॉ पेश किया था और इस लॉ के मुताबिक किसी शय के रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इस लॉ के मुताबिक उन दोनों ने क्या कहा था कि जब कोई चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, जब कोई रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, तो उनका रेट जो है वो उनके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक्टिव मास का मतलब क्या है कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं, ये इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, ज़्यादा है, कम है। एक्टिव मास यानी इनका रिएक्ट करने वाला जो मास है वो कितना है। अगर तो रिएक्टेंट्स का मास ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। अगर रिएक्टेंट्स का मास जो है वो कम होगा, उनकी एक्टिविटी कम होगी, तो रिएक्शन का रेट भी कम होगा। और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाले के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम ओवरऑल रिएक्शन का रेट देखें तो कह रहे हैं कि रिएक्शन का रेट जो है वो उसमें रिएक्ट करने वाले के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब। अब उन्होंने हासिल ज़रब क्यों कहा है, नीचे आप रिएक्शन देख रहे हैं A+B एंड के फॉरवर्ड, ऊपर फॉरवर्ड का एरो है और नीचे रिवर्स का है, और C+D जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो A+B जो है वो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों रिएक्टेंट्स के जो है वो कंसंट्रेशन वो डिपेंड करती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्ट करने वाले के हासिल ज़रब के बराबर होगा। यानी A और B दोनों की कंसंट्रेशन का हम ज़रब लेंगे तो दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट का रिएक्शन डिपेंड करता है। तो आइए हम इस रिएक्शन की मदद से, एक जनरल रिएक्शन की मदद से इस लॉ को समझते हैं। अच्छा जी, इधर देखें, ये रिएक्शन जो है वो मैंने लिखा है A+B, और ये आपके एरोज जो हैं वो शो कर रहे हैं, इसका फॉरवर्ड और रिवर्स, और C+D आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे A, B, C, D क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। यानी A, B जो है वो मोलर कंसंट्रेशन है A और B की, और C और D जो हैं वो मोलर कंसंट्रेशंस हैं प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे हमने जो है वो कोई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स नहीं लिए, सिर्फ हमने लॉ को समझने के लिए A, B जो है वो रिएक्टेंट्स सपोज किए हैं और C, D जो हैं वो हमने प्रोडक्ट्स सपोज किए हैं। तो देखें ज़रा, लॉ के मुताबिक आपने पढ़ा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स के हासिल ज़रब के। तो देखें ज़रा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी दोनों रिएक्टेंट्स के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं तो उसकी जगह हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जब हम कांस्टेंट KF लगाएंगे तो A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। इसी तरह अगर हम रिवर्स रिएक्शन का रेट देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ C हासिल ज़रब कंसंट्रेशन ऑफ D। यानी कि जब रिएक्शन इधर से इधर जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, तो उसमें कंसंट्रेशन मैटर करती है A और B की, और अगर रिएक्शन जो है वो रिवर्स जा रहा है पीछे की तरफ, तो उसमें जो है वो कंसंट्रेशन मैटर करती है C और D की। तो रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ C के और कंसंट्रेशन ऑफ D के। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम चेंज करेंगे इक्वल में और कांस्टेंट लगाएंगे रिवर्स रिएक्शन का, और साथ में हमारी कंसंट्रेशन आ जाएंगी C और D की। तो इक्विलिब्रियम की हालत में आपने पहले भी पढ़ा है कि फॉरवर्ड रेट जो है वो रिवर्स रेट के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो फॉरवर्ड रेट क्या है, KF
कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, और रिवर्स रेट इक्वल्स रिवर्स रेट के रिवर्स कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं इनको सेपरेट कर लेंगे, के एफ और ये के आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर ये ए और बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। अब ये के एफ ओवर के आर यानी फॉरवर्ड का कांस्टेंट और रिवर्स के कांस्टेंट को हम के सी से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पर के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये है हमारा आज का लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा जी, देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल रिएक्शन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अहस करना। यानी सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये एक रिएक्शन है और इसकी मदद से हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। देखें ज़रा रिएक्शन ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी। अब पहले जो हमने रिएक्शन लिया था उसमें हमने सिर्फ ए और बी जो है वो रिएक्टेंट्स लिए थे, तो यहाँ हम स्मॉल लेटर्स किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ए बी और सी डी जो है यहाँ पे हमारे पास मोल्स की तादाद है। जैसे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि रिएक्टेंट्स में जो है वो सिर्फ एक एक मोल हमेशा रिएक्ट नहीं करता, बल्कि 2 और 3 मोल्स या इससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो उन मोल्स को जाहिर करने के लिए हमने ए बी और सी डी स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल किए हैं, यानी ये मोल्स की तादाद को शो करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट लगा के तो हम इससे एक्सप्रेशन अहस करते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए के और इन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ बी के। यहाँ पर हम मोल्स की तादाद को इन एक्सप्रेशन की पावर में शो करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, और फॉरवर्ड रिएक्शन एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी और ऊपर ये मोल्स की तादाद। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सी के और कंसंट्रेशन ऑफ डी के। तो इस प्रोपोर्शनल को हम इक्वल में चेंज करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे रिवर्स रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी और ऊपर मोल्स की तादाद। इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है, ये दोनों रेट जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। के एफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू के रिवर्स सी एंड डी। तो कांस्टेंट्स को आप देखें यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे और उनकी कंसंट्रेशंस को भी सेपरेट कर लेंगे। और इधर आप लोग क्या करेंगे, के एफ और के आर के बजाय आपका के सी लगा लेंगे जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है, यानी एक जनरल रिएक्शन लेके तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के तो उससे हमने ये एक्सप्रेशन अहस की है।